चलिए, तो यूनिट 4 जो है आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसके आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझा देता हूं आंसर्स के साथ। ठीक है, उसके साथ ही अपना फाइनेंशियल अकाउंट के जितने भी आईएमपी टॉपिक्स थे सारे यूनिट के, वो मैंने आपको समझा दिए। एज सुन एज अर्ली मैं आपके लिए जो आपका जो नेक्स्ट अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, उसके भी जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं एज सुन एज अर्ली पब्लिश कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट विथ एनपीओ। चलिए, जो आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एनपीओ के अंदर, उसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस है। तो जिसके अंदर एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अपने को बताना क्या है। चलिए, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आप एक चीज समझिए इसके अंदर कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं किसे। तो सिंपल वे में पहले मैं आपको समझा देता हूं। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आता है। बिजनेस में पैसा दो तरीके से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने अपनी फिक्स असेट बेची तो भी पैसा आया, मैंने माल बेचा तो भी पैसा आया, मैंने कोई चीज भाड़े पे दी किसी को यूज करने के लिए तो भी पैसा आया। तो हर बार रिसिप्ट तो हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो क्या कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैसे पता चलता है? तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ध्यान रखना मेरे वर्ड में, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो बार बार नहीं होता है। ठीक है, और जो डायरेक्टली नो आपकी लाइबिलिटी से रिलेट करता हो। लाइबिलिटी से रिलेट करना मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से रिलेट करता हो, जैसे कि लोन हो गया। या फिर आप ऐसे कोई चीज एक्टिविटी करते हो जो बार बार नहीं होती है, जैसे असेट को बेचना, वो आप बार बार नहीं बेचते हो। लेकिन एक तरफ अगर आप देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, तो ये बार बार होता है, रूटीन बिजनेस नेचर की चीजें होती है। जैसे माल आप बार बार बेचते हो, भाड़ा आपको हर महीने मिलता है। सो कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होता, रिकरिंग का मतलब जो बार बार होता है। ये बेसिक है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का। इन द सेम मैनर में आगे आएगा कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टर्म में होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, और जिससे मुझे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली चीजें एक शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। आप समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी पे की तो हर महीने पे करोगे, हर 2 महीने में पे करोगे, 6 महीने में पे करोगे, हर साल पे करोगे। उसको कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंस। असेट खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो बिल्डिंग क्या रोज रोज खरीदोगे? एक ही बार खरीदोगे ना, फिर 4-5 साल के बाद शायद उसकी लाइफ खत्म हो तो आप दोबारा कोई बिल्डिंग खरीदो या दोबारा कोई असेट खरीदो। तो जो बार बार नहीं खरीदते, जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जिससे बिजनेस करने में आसानी रहती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चे होते हैं, और जो बार बार होते हैं उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए क्विकली एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। कैपिटल रिसिप्ट मीनिंग विच इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। तो रेवेन्यू में क्या लिखना है आपको? रिसीव्ड रेगुलरली। पर्पस, लॉन्ग टर्म फंड लाने के लिए हम कैपिटल रिसिप्ट करते हैं, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट का पर्पस क्या है? रेगुलर इनकम फॉर दी बिजनेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैपिटल रिसिप्ट हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा पी एंड एल में दिखाई दी जाएगी। बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर में। जैसे इस साल आपने लोन लिया 10 लाख का, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पी एंड एल अकाउंट में, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल, शेयर इश्यू करना, असेट को बेचना, डिबेंचर इश्यू करना, ये सब हमारे नो लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। माल बेचना, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, सब्सक्रिप्शन मिलना, रेंट मिलना, ये सब हमारे रेगुलर सोर्स होते हैं, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल रिसिप्ट से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को हम जज कर सकते हैं कि भी कंपनी की असेट एंड लायबिलिटी क्या है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट से आप किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हो कि भाई कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी अभी हमने बात कर ली है। जो एक्सपेंसेस असेट को एक्वायर करने में होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, उनको हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। जो एक्सपेंस
इंकर किए जाते हैं बिजनेस कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, जो बार बार पे किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है असेट को एक्वायर करना, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करना। अकाउंटिंग एंट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। बैलेंस, कैपिटल एक्सपेंस का बैलेंस ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दैट वो पी एंड एल और इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाता है। एग्जाम्पल देखो, ऊपर ऑलरेडी कैपिटल रिसिप्ट के तो हमने देखे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के देख लेते। असेट को खरीदना, जमीन को खरीदना, इन्वेस्टमेंट, ये सब किसमें आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आएंगे? तो भाई आपके डे टू डे रूटीन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस हो गया, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सैलरी, रेंट वगैरह। बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, असेट का बेनिफिट, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ आपको करंट ईयर के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। चलिए अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यहां पे आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बोला था आईएमपी के अंदर, कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट योर पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में हम क्या करते थे? यहाँ पे हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं और यहाँ पे हम सारी इनकम लिख देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में भी वही करना रहेगा। ठीक है, सो एक तरफ एक्सपेंस आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी? इनकम। तो चलिए इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं अपने। अब मैं आपको बताता हूं किन किन को हम इनकम कहेंगे, किन को हम एक्सपेंस कहेंगे, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कई सारी टर्मिनोलॉजी अलग अलग आती है जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट में नहीं होती, क्योंकि ये क्लब्स वगैरह हो गए, ठीक है, कोई ऐसे एसोसिएशंस हो गए, एनजीओज वगैरह हो गए, वहां पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न लगता है, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं इनके आगे लिखता जा रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ जाएगी। इंटरेस्ट एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, उसके रिलेटेड नीचे कुछ दिया है तो बोला यस, 50% को क्या करना है? कैपिटलाइज। मतलब एंट्रेंस फीस के दो टुकड़े करने हैं। 50% मतलब 500 रुपए आपको इनकम में लिखने हैं, और बाकी बचे हुए 500 रुपए जो है वो आपको लाइबिलिटी में लिखने हैं। सर कैसे पता चला लाइबिलिटी में लिखना है? क्योंकि यहाँ पे बोला है 50% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डालना है, तो बाकी का 50% हम कहाँ डालेंगे? उसको इनकम में। सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई? 15,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? 5,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मेरी इनकम हुई, इनकम के अंदर हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, सैलरी आपका एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, ओपनिंग कैश एंड बैलेंस कहीं नहीं लिखेंगे। स्पेशल डोनेशन फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट, ये मेरी लाइबिलिटी होती है। लेगेसी, जो कोई छोड़ के चला गया हो वसीयत के अंदर, ठीक है, उसको हम लेगेसी कहते हैं, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी हुई। एनुअल एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हुए। डोनेशन क्या हो जाएगा हमारे लिए? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो डोनेशन को हम लाइबिलिटी मानेंगे। क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि भाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, हम यहाँ पे खर्चों और इनकम की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में जाएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, ये भी लाइबिलिटी में जाएगी क्योंकि एक ही बार मिलती है। इनकम फ्रॉम एनुअल प्रोग्राम 12,000, ये मेरी इनकम है। क्रिकेट टूर्नामेंट का खर्चा, वो जो फंड बनाया था हमने, स्पेशल डोनेशन फॉर क्रिकेट फंड, उसमें से वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा आपके लिए? एक्सपेंस। वेस्ट पेपर बेचा, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। क्लोजिंग कैश बैलेंस असेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाला, असेट। लॉकर का रेंट आपके लिए क्या होगा? इनकम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, असेट। रिपेयरिंग का खर्चा किया तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक्सपेंस। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 1400 रुपए की बुक वैल्यू थी, आपने बेचा कितने में? 1200 में, तो जो भी हम सेल करते हैं वो बैंक में चला जाएगा। और देखो 1400 की वस्तु आपने बेची कितने में? 1200 में, तो नुकसान कितना हुआ? 200 का। ये जो 200 का लॉस है वो आपको कहाँ लिखना है? एक्सपेंस में। फर्नीचर खरीदा, ये मेरी असेट होती है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम? असेट में। बस यही चीजों को एक स्टेटमेंट में डाल देना जिसका नाम होगा इनकम एक्सपेंडिचर। सारे एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लो, सारी इनकम आप यहाँ लिख लो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, आई होप सो आप क्लियर है ये।
अच्छा, इसमें जब आप डिफरेंस निकालोगे तो हम नॉर्मली प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं और लॉस आता है तो नेट लॉस लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है अगर प्रॉफिट आता है तो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आएगा एक्सेस एक्सपेंस ओवर इनकम। क्लियर? चलिए, अगला आईएमपी क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसके अंदर हमको इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने को बोला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब पैसा आया और पैसा गया। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी चीजें होती है, असेट भी है, लाइबिलिटी भी है, इनकम भी है, एक्सपेंस भी है। हमको तो इसमें से कौन सी चीजें लेनी है? सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। असेट एंड लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनाने को बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं, तो पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन पे किया था 22-23 में, जिसमें 250 रुपीज कौन से ईयर से बिलोंग करते हैं? 21-22 से। मतलब ये लास्ट ईयर का 250 रुपीज है जो आपके करंट ईयर में है। तो इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो आपने करंट ईयर में पे किया। फिर 464 जो है वो आपके सैलरी का बाकी है। सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला उसमें 500 रुपए पिछले साल के और 200 रुपए नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, और डेप्रिसिएशन बुक्स पे 300 और बिल्डिंग पे 250 रुपए लगाना है, और एंट्रेंस फीस में से आधी अमाउंट को कैपिटलाइज करना है। चलो, तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर वाले सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर दिया हुआ होगा 2694। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे 2694, और प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। दो इफेक्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बैलेंस शीट बना नहीं रहे अपने, तो हमारे तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में इफेक्ट आएगी हम तो सिर्फ उतनी ही देंगे। चलो, फिर लिखा है 464 जो है वो सैलरी का बाकी है। तो देखो सैलरी कितनी है, तो देखो सैलरी दी हुई है 2400। तो एक्सपेंस साइड में लिखूंगा सैलरी, उसमें से 464 बाकी रहेंगे। तो टोटल 2864 हमारा खर्चा हुआ, 464 का पेमेंट बाकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली वैसे मेरी लाइबिलिटी हुई, बट यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुई, चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड हुई। 8740 की रिसीव्ड हुई। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को मैं लिख लेता हूं इनकम साइड 8740। अब उसके रिलेटेड क्या दिया है कि 500 रुपए जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, और 23-24 के कितने? 200। तो जो पिछले साल का है, पिछले साल का कितना था? 500, वो आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। ये लिख लेता हूँ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। और ये क्यों माइनस कर दिया हमने सब्सक्रिप्शन का 200? क्योंकि ये प्री रिसीव्ड है, क्लियरली लिखा है कि आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, विच इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ, जैसे हम प्रीपेड बोलते हैं वैसे ही हो गया ये। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन बुक्स पे 300 और बिल्डिंग पे 250। तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, तो आप देखो एक्सपेंस में हमने लिख लिया। दूसरी इफेक्ट नहीं देनी है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अब इसको हम खाली करते हैं। इंटरेस्ट रिसिप्ट है, मतलब ये मेरी इनकम हुई। सब्सक्रिप्शन इनकम, रेंट इनकम। एंट्रेंस फीस में बोला था 50% को क्या मानना है आपको? कैपिटलाइज। तो चलो 50% कितना हो जाएगा एंट्रेंस फीस का? 2400, मतलब आपको 1200 रुपये लिखने रहेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इनकम। रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर्स इनकम। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो है वो, सॉरी है बाई मिस्टेक, फ्लो फ्लो में वो मैंने इनकम में डाल दिया। वो हमारी असेट की वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि हमने फर्नीचर बेच दिया। हाँ, न्यूज़पेपर हो गया, लेक्चर की रिसिप्ट होगी, ये दोनों आपके लिए क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। चलो, साइकिल खरीदी तो वो तो असेट है। रेंट एंड टैक्सेस आपका एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर हमने ऑलरेडी लिख लिया। दूसरे एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएंगे सैलरी एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट असेट है, एंड पेमेंट टू क्रेडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के क्रेडिटरों का पेमेंट किया, वो कितना दिया हुआ है? 1508, जो आपके क्रेडिटर को कम कर देगा। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 318। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना रहता है इसके अंदर कि खर्चे कौन से हैं हमारे बिजनेस के और इनकम कौन सी है। इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया एक्सरसाइज में, बोले क्या बनाने को बोला है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक। जो आया वो रिसिप्ट में और जो गया वो
पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस, वो जो सबसे शुरुआत में आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। फर्नीचर खरीदा, पेमेंट है, पैसा गया। सैलरी पेड, पैसा गया। रेंट पेड, पैसा गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पेमेंट, पैसा गए। परचेज ऑफ बिल्डिंग, पैसे गए। सब्सक्रिप्शन में आप देखो तीन तीन अमाउंट है, तीनों का टोटल कर दिया जाए तो 21,500 समथिंग आपका होता है इसका सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब इस सब्सक्रिप्शन में आप ध्यान से देखो, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ और ये करंट ईयर का प्रीपेड हुआ। दोनों ही आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पहले टोटल कर देना, फिर इन दोनों को माइनस कर देना होता है हमको इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। बट अब हमको यहाँ पे बना क्या रहे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कितना लिखेंगे, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूरा लिखेंगे 21,500। ये खास ध्यान रखना, हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। पैसा आया और पैसा गया। देखो एक बार क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। फर्नीचर खरीदा, पैसा गया। सैलरी पे की, पैसा गया। रेंट पेड, पैसा गया। पोस्टेज, पैसा गया। फर्नीचर बिल्डिंग खरीदी, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट खरीदे, पैसा गया, मतलब पेमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई, पैसा आया, कहाँ लिखना है आपको, रिसिप्ट में। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें भी पैसा आया आपके पास, रिसिप्ट में। डोनेशन मिला, रिसिप्ट में। इंटरेस्ट मिला, रिसिप्ट में। बिल्डिंग 100,000 रुपीज की एंड फर्नीचर 400 रुपए का डेप्रिसिएशन करना है, कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन कैश है। और हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग 200 रुपए, इसका भी कोई यूज नहीं है क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि जितना पैसा आया उतना ही रिकॉर्ड करो। आपका कोई पैसा पे करने का बाकी है तो वो कैश एंड बैंक में नहीं आएगा। तो सिंपल रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है, अच्छे से आप देख लो। ये तीन क्वेश्चन थरली आप कर लो। किसी को अभी भी एनपीओ के अंदर ऐसा है कि बेसिक से उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बेसिक वीडियोस जो है हमारे पास एनपीओ के, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारे अकाउंट का सिलेबस जो था आईएमपी सेक्शंस वो कंप्लीट हुआ।